तरीके का धमाका था। ना ये कोई बैटरी फटी है, ना ये कोई सिलेंडर फटा है। सीएनजी सिलेंडर वगैरह गाड़ियों में जो लगे हुए होते हैं, ये वो सब नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश थी। तो हम लोग वहाँ पे मौका वारदात पे खड़े हुए थे। वहाँ पे जाके लोग जब भगदड़ मची तो लोग भाग रहे थे उल्टी तरफ कि अपनी जान बचाने के लिए। अगर वहाँ पे रेड लाइट ना हुई होती और वो गाड़ी वहाँ पर ना रुकी होती तो शायद अगले कुछ सेकंड में ही वहां का मंजर बहुत ज्यादा भयानक होता। हो सकता है कि मेरी भी जान चली गई होती। बीच में एक धमाका होता है और पूरा आकाश जो होता है वो लाल हो जाता है और धुएं का गुबार चारों तरफ से दिखाई देने लगता है और भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार होने लगती है। आप अल्लाह के लिए शहादत दे रहे हैं, आपको ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? ऐसे डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। हमारे हिंदू मजहब में तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि आप जाके कोई दंगे करो, आप जाके कहीं बम डाल दो, आप जाके कोई आतंकवादी हमला कर दो। हमारे हिंदुओं में तो नहीं बताया जाता ना। वहां पे जब मैंने आगे जाके देखा, जहां पे गाड़ियां जल रही थी, लगभग 7 से 8 गाड़ियां जल रही थी, उसमें अंदर बैठे हुए लोग जल रहे थे। एक अब्दुल कलाम का भी नाम सुना होगा, वीर अब्दुल हमीद का भी नाम सुना होगा। ये हमारे देश के वो महान लोग हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं। जब हम आगे चले हैं, थोड़ा सा आगे जाके और स्थिति देखी है तो किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी का धड़ कटा हुआ पड़ा है, किसी का गर्दन कटी हुई पड़ी है। काम कर लो, पढ़ लिख लो तो सोच समझ के कोई काम ऐसा कर लो ताकि देश की सेवा कर सको। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाल किला में जिस तरीके से कार ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वहां का मंजर हमने दिखाया, चश्मदीदों से बात करी और उनकी राय को भी समझाया और वहां का जो है हाल भी आपको दिखाया। तो उसके बाद से कई वीडियो जो है वहां की वायरल हो रही थी। एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही थी कि जिसमें एक पत्रकार जो है वो कैमरे में बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो है उसके कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ सारा मंजर। उसके बोलते बोलते जो है वहां पर एक धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद से वो खुद वहां पर हिल जाता है। उसके बाद जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मेरे स्क्रीन पर भी उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो उस वीडियो में जो शख्स थे वो हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित जी नाम है इनका। अमित जी, क्या कहना चाहोगे? उस समय आप लाल किला में मौजूद थे, आप पेशे से पत्रकार हैं और वहां पे उस समय आप बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या कहना चाहोगे? क्या मंजर था? क्या कुछ दिखाई दिया आपको? क्या आपको लगा वहां पर? सर, मंजर बहुत डरावना था, बहुत भयानक था। जैसा कि मैं बताऊं कि अक्सर मेरा लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार लाल किले जाना होता है, क्योंकि हमारा अपना चैनल है और हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर वहां पर आते हैं और अक्सर हमारी डिबेट चलती रहती है। तो कल भी मैं 5:45 के आसपास का टाइम रहा होगा, मैं वहां पर पहुंचा, लाल किले पर अपनी डिबेट कर रहा था मेट्रो के गेट नंबर 1 के बाहर, लाल किले के गेट नंबर 1 के बाहर। और वैसे ही एक डिबेट करते करते बीच में एक धमाका होता है और पूरा आकाश जो होता है वो लाल हो जाता है और धुएं का गुबार चारों तरफ से दिखाई देने लगता है और भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार होने लगती है। और ऐसी चीख पुकार और कानों के अंदर कुछ सेकंड तक सुनाई देना तक बंद हो गया। ऐसा धमाका था वो, शायद दिल और दिल्ली दोनों को दहला देने वाला था। और आपको बताना चाहूँगा, हम लोग वहाँ पे मौका वारदात पे खड़े हुए थे। वहाँ पे जाके लोग जब भगदड़ मची तो लोग भाग रहे थे उल्टी तरफ कि अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद मैंने लोगों को समझाने की भी कोशिश करी, आप भागिए मत, डरिए मत, जो हुआ है आप लोग अपना आपा मत खोइए ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन वहाँ पर इतना मंजर मतलब डरावना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहां पर जो स्थिति हुई, वहां पे जब मैंने आगे जाके देखा, जहां पे गाड़ियां जल रही थी, लगभग 7 से 8 गाड़ियां जल रही थी, उसमें अंदर बैठे हुए लोग जल रहे थे। और आपको बताना चाहूंगा, जब हम आगे चले हैं, थोड़ा सा आगे जाके और स्थिति देखी है तो किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी का धड़ कटा हुआ पड़ा है, किसी का गर्दन कटी हुई पड़ी है। इस तरीके का माहौल था वहां पर। और मैंने खुद ने अपने हाथों से कुछ लोगों को उठाकर ऑटो में, ई रिक्शा में, एम्बुलेंस में डाला है, जो बेचारे अधमरी अवस्था में थे। और शायद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिन्होंने दम तोड़ दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई आतंकवादी साजिश नहीं थी, ये आतंकवादी ही साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके का धमाका था, ना ये कोई बैटरी फटी है, ना ये कोई सिलेंडर फटा है। सीएनजी सिलेंडर वगैरह गाड़ियों में जो लगे हुए होते हैं, ये वो सब नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो साजिश थी जो दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को हिलाने के लिए की गई थी। और जैसा कि आपने देखा होगा, फरीदाबाद में एक आतंकवादी
डॉक्टर आदिल, डॉक्टर के पेशे को बदनाम करने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं ये लोग। और सभी डॉक्टर जो हमारे देश में, हमारे विश्व में दूसरे भगवान माने गए हैं, उनके पेशे को इन्होंने बदनाम कर दिया है। और एक आतंकवादी आदिल पकड़ा जाता है, उसके पास से 350 किलो आरडीएक्स बरामद होती है, और आरडीएक्स के साथ साथ उसके पास से AK-47 बरामद होती है, और पिस्टल बरामद होती है, 182 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। ये साजिश नहीं तो और क्या है सर? नहीं, जब मैं वीडियो आपकी देख रहा था, आपकी वीडियो तो पूरे देश भर में वायरल हो रही है, तो उस वीडियो में मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइव कैमरे पे जो है वो धमाके की आवाज के साथ साथ आप लोग वहां पे खड़े थे और भी लोग खड़े थे, वो पूरी तरीके से हिल गए थे वहां पर, पत्रकार पूरी तरीके से एक दूसरे को पकड़ना शुरू कर दिए थे। तो ये धमाका इतना जोरदार था, तो वहां पर लोगों की हालत क्या हुई होगी, क्या मंजर हुआ होगा? सर, आपको पता है, दिल्ली छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान का चांदनी चौक वो इलाका है जहां पर देश दुनिया से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े होलसेलरों की दुकानें हैं वहां पर। और जो आतंकवादियों की जो साजिश थी वो यही थी कि किसी तरीके से चांदनी चौक के अंदर पहुंचा जा सके और वहां पर ये ब्लास्ट किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन हानि हो, जन क्षति हो, लोगों को नुकसान हो और बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो सकें। और वो उसमें थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गए, क्योंकि अगर रेड लाइट ना हुई होती, पत्रकार महोदय मैं बता दूं क्योंकि मैंने उस घटना को देखा है, नोटिस किया है, अगर वहां पे रेड लाइट ना हुई होती और वो गाड़ी वहां पर ना रुकी होती, तो शायद अगले कुछ सेकंड में ही वहां का मंजर बहुत ज्यादा भयानक होता। हो सकता है कि मेरी भी जान चली गई होती, क्योंकि आज मैं आपके चैनल पे, फिर उसके बाद मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। और आपको बता दूं, मैं वहां से चंद कुछ कदमों की दूरी पर था, ज्यादा कहूं तो अगर 50 से 60 कदम की दूरी पर मैं खड़ा था। एक बीच में गेट लगा हुआ था और गेट के उस पार जो था ये हादसा होता है। और हादसा होते ही पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार की एक चीख सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि हर जगह सारे चैनलों पे, और ऐसे ही जैसे आपके ये कैमरामैन महोदय आपका इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप माइक पकड़ के खड़े हुए हैं, ऐसे ही एक भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वहां पर, और एक धमाका होता है, इतना जोरदार धमाका कि वो डर के मारे मेरे साथ चिपक जाता है कि अमित भाई ये क्या हो गया। और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि हुआ क्या। फिर 2 सेकंड के या 4 सेकंड के बाद जब कानों में आवाज आती है, तो उधर लोग कह रहे होते हैं भागो भागो भागो। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है, और कटे हुए लोगों के सर, धड़, हाथ, पांव मैंने वहां पर कटे हुए देखे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो घटना हुई है, ये जो फरीदाबाद में पकड़े गए हैं और आदिल पकड़ा गया है, और जो है उनके पास से बारूद और बंदूकें मिली हुई हैं, तो उसी से लिंक जोड़ के देखा जा सकता है क्या, क्या बिल्कुल पुलवामा सर। की तरह भी ये हमला हुआ? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए इस समय एक यात्रा चल रही है, बाबा बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी यात्रा चल रही है, और हिंदू जोड़ो यात्रा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो चल रही है बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा, उसमें एवरी डे, हर रोज लगभग 5 से 7 लाख आदमी जा रहा है। और पिछले 3 दिन से मैं भी जा रहा था, लेकिन कल मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं वहां नहीं गया। मैंने दवाई खाई और मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करने लगा, तो मैं चांदनी चौक अपनी डिबेट करने चला गया, क्योंकि हमारी डिबेट वहां पर रोज शाम को होती है। वो अपनी मन के ऊपर है कि आप आज जाएं, कल जाएं, या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जाएं। इनकी साजिश यही थी कि उस यात्रा को खंडन करने की, उस यात्रा में बहुत बड़ी साजिश थी, उस यात्रा में बॉम्ब ब्लास्ट करने की, क्योंकि 5 से 7 लाख आदमी, और वो भी हिंदू हिंदू समाज का, तो आप आतंकवादियों का। लेकिन इसको आतंकवादी घटना तो आप बता रहे हो, लेकिन कोई संगठन जो है अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्या वजह है? सर बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अभी तो आपने एक उमर का नाम सुना होगा, डॉक्टर उमर का, डॉक्टर मुजम्मिल का, और डॉक्टर ये आदिल का, ये और एक महिला भी, एक डॉक्टर पकड़ी गई है जिनके पास से 2900 किलो यानी कि 3000 किलो एक ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है, जिनके पास से 3 आतंकवादी गुजरात से पकड़े गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान की जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई है, ATS हो, NIA हो, और ये सब लग गई हैं, और इस समय खुद मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज़ों का संज्ञान ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहां पर ये घटना को जिसने भी अंजाम दिया गया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने यही बात कही वहां पर पहुंचने के बाद कि इस घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं वहां पर उस घटना पर मौजूद था, तो मैंने वो दृश्य देखा है जो भयानक से भी ज्यादा भयानक था। वो मंजर आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जिसके परिवार का जो सदस्य गया होगा इस घटना में, जिसकी मृत्यु हुई होगी, उसका दर्द उसके परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं, हम और आप नहीं।
तो आप क्या कहना चाहोगे कि इनसे कैसे बचा जाए, कैसे पहचान की जाए इनकी, क्योंकि जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही घूम रहे होते हैं, हमारे बीच में रह रहे होते हैं, जैसे कि ये फरीदाबाद में पकड़े गए हैं। तो इनकी पहचान कैसे की जाए और इनसे बचा कैसे जाए, और खास करके एक समाज एक नाम के लोग होते हैं ये। सर, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी हॉलीडे, उसमें एक शब्द यूज किया गया था बार बार, स्लीपर सेल्स का। स्लीपर सेल्स वो होते हैं जो आपके ही घर के पड़ोस में, आपकी ही दुकान के पड़ोस में आकर रहते हैं, और उसके बाद वहां पर रहने के बाद आप किराए पर मकान ले लेते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर आपके साथ में, आपकी पब्लिक में, आपकी कम्युनिटी में मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद वो आपके साथ भाईचारे की भावना दिखाते हैं, सिर्फ दिखा रहे होते हैं। और जब वक्त आता है, जब उनको ऊपर से आदेश आता है, तो वो इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है कि आप शहादत दे रहे हैं, आप अल्लाह के लिए शहादत दे रहे हैं, आपको ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ऐसे डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। और ये ऐसे सोचते हैं क्या अल्लाह खुश होगा तुम्हारी इस शहादत से, जो तुम लोगों की जन हत्याएं कर रहे हो। और मैं आप सभी को, सभी देशवासियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जिसको भी मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं, कृपया करके उसकी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। बोलते हैं ना आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप बताइए, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो भी करना चाहते हुए होते हैं ना मुसलमान। भटके हुए, ये कौन से किस मजहब में? हमारे हिंदू मजहब में तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि आप जाके कोई दंगे करो, आप जाके कहीं बम डाल दो, आप जाके कोई आतंकवादी हमला कर दो। हमारे हिंदुओं में तो नहीं बताया जाता ना। हमारे हिंदुओं में धर्म की एकता सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, मानवता सिखाई जाती है, ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है। लेकिन वो तो इन लोगों में तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि इनके हाथ में पहले दिन से ही मतलब मारने काटने की चीजें सिखा दी जाती हैं। जब बच्चा 3 साल का या 5 साल का होता है, तो उसको मतलब उससे मुर्गा, बकरा और गाय जैसी चीजें कटवाई जाती हैं। तो ये इन लोगों की भावना ऐसी बन चुकी होती है, ये मारने काटने में तत्पर आ जाते हैं। और यही इन लोगों को सिखाया जाता है कि आप जिहादी बनिए, जिहादी बनिए। जिहादी बनने के साथ साथ आपको शहादत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। अरे निकम्मो, काम कर लो, पढ़ लिख लो, तो सोच समझ के कोई काम ऐसा कर लो ताकि देश की सेवा कर सको। एक अब्दुल कलाम का भी नाम सुना होगा, वीर अब्दुल हमीद का भी नाम सुना होगा। ये हमारे देश के वो महान लोग हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, जिनको हम मान सम्मान से उनका नाम लेते हैं। ये वो लोग हैं। लेकिन आप ऐसे, मतलब आप जैसे की अगर मैं बात करूं, जो देश को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोगों को अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम बनने की जरूरत है। लेकिन क्या कहना चाहोगे कि जब वहां पे आप मौजूद थे, सारी घटनाएं हुई थी, तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस कितनी मुस्तैद थी? पुलिस क्या वहां पे मौजूद थी? और पुलिस होने के बाद वो लोग कैसे यहाँ पे आ गए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? सर देखिए, ऐसा होता है कि जो आतंकवादी साजिश होती है, वो किसी भी तरीके से रची जा सकती है। और अभी जैसे कोई भी आदमी आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो, हमें नहीं पता उसकी जेब में चाकू है या तमंचा है। वो अगर कोई घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है, तो वो अपनी पहले से तैयारी करके, प्लानिंग करके आ रहा है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो दिल्ली की पुलिस प्रशासन को मैं सैल्यूट करता हूं। मैंने वहां पे वो जो चीजें देखी हैं, जब ये बम ब्लास्ट होता है लाल किले पर, उसी समय अगले 2 से 3 मिनट में तमाम सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। और वहां पर पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा मुस्तैद हो गया, तुरंत वहां पर 15 से 20 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आती हैं, और लगभग 20 से 25 गाड़ियां जो है वहां पे एम्बुलेंस की आती हैं। और पूरा पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े आला अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी जैसे लोग वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। और 1 घंटे में ही हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी भी वहां पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर मौकाए वारदात पे जो चीजें देखी गई हैं, वो उससे यही पता लगता है कि एक आतंकवादी हमला है, सोची समझी साजिश है। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई किसी चीज को एक अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो, जैसा कि फरीदाबाद में जो उनका 350 किलो जो आरडीएक्स पकड़ा गया है, हो सकता है ये पूरे दिल्ली को दहलाने के लिए किया जा रहा हो। और मैं आपको बता दूं, ये तो एक छोटा सा इन्होंने एक उदाहरण दे दिया है। आपको बता दूं, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो। और जैसा कि मैंने अभी गलत नहीं कहा कि बागेश्वर धाम बाबा की यात्रा चल रही थी, वहां पर यात्रा को क्षति पहुंचाने के लिए, जनहानि करने के लिए वहां पर इन लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी थी। 26/11 हुआ था,
और अब हुआ है 10-11। जी। तो ये 11-11 का क्या मिलन है इनका, क्यों ऐसा करते हैं, क्या लगता सर ये तो इंटेलिजेंस को पता होगा, क्योंकि उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि एक बार 2007 की बात है, दिल्ली में ही 7 जगह बम ब्लास्ट हुए थे शाम को 7 बजे, और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी। तो इसके लिए इंटेलिजेंस को बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा और पता लगाना होगा कि इसमें कहां कहां से कौन कौन से लिंक जुड़े हुए हैं, और अगर जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन को बख्शा ना जाए। पाकिस्तान का हाथ मानते हैं इस पे आप? पाकिस्तान सर। पूरी तरह सर आरडीएक्स आया तक कहां जो से? है वो जिम्मेदारी नहीं लिया है, तो इसका मतलब क्या है? डर है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का? क्योंकि सर अभी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो उनको ये डर है कि अगर कोई भी पाकिस्तान अगर दोबारा कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ वही एक्शन लिया जाएगा जो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए करेगा। अगर आप हमारे ऊपर आत्मघाती हमले करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमारे मजहब के लोगों का नाम पूछ पूछ कर मारोगे, गोलियां मारोगे, गर्दनें काटोगे, तो आपके संग भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें की जाएंगी। तो अब क्या लग रहा है कि चीजें क्या अभी भी डर है, क्योंकि आज भी 11-11 है, तो अभी भी भारत में डर है, बच के रहने की जरूरत बिल्कुल है? सर, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 26/11 जैसा हमला होता है, 10/11 जैसा हमला कल हो गया है। हो सकता है कि ये कोई और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाले हों, तो पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैद होना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हमारे दिल्ली वासियों को और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को मुस्तैद होना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर हम जागरूक होंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। अपने आसपास कोई भी आप मतलब संवेदनशील चीज देखें, वो हो सकता है कि वो बम ब्लास्ट हो, वो कोई बॉम्ब हो या कोई ज्वलनशील पदार्थ हो जिसकी वजह से कोई भारी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता हो, तो आप कृपया करके तत्काल पुलिस को सूचित करें और वहां पर जाके बताएं कि ऐसा ऐसा कोई पदार्थ या कोई गाड़ी में बॉम्ब तरीके की बॉम्ब जैसी कोई चीज वहां पर पड़ी हुई है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दो। क्योंकि हम जागरूक होंगे तभी हम सामने वाले को जागरूक कर पाएंगे। जब हमला हुआ तो उस समय वहां पे काफी लोग मौजूद होते हैं, और वहां पे लोग भी मौजूद थे, काफी लोग। तो घटना के बाद क्या हुआ, वहां पर भगदड़ होने के बाद वहां पर लोग सहयोग कर रहे थे या फिर क्या माहौल हुआ था? नहीं, काफी सारे लोगों ने सहयोग किया। बहुत सारे जो चांदनी चौक और लाल किले के सामने जिनकी दुकानें हैं, वो बेचारे आए, लोगों को बचाने के लिए भी आए। और उसके साथ साथ जो प्रशासन आ गया था, प्रशासन ने अपना कंट्रोल संभाला पूरा। वहां की पब्लिक एकदम पैनिक हो गई थी, भागने लगे लोग अपनी जान को बचाने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर सारे लोकल के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने खुद ने वहां पर बहुत सपोर्ट किया। कई लाशों को एम्बुलेंस में, ऑटो में, और कई लोगों को जो अधमरी अवस्था में थे उनको ई रिक्शा पे, ऑटो पे, और मतलब जो एम्बुलेंस आ रही थी उसमें डलवाया, ताकि उनको जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके। क्योंकि एज ए ह्यूमन मैं एक समाज सेवा करना चाहता हूं और करता भी आ रहा हूं कई सालों से, तो मेरा फर्ज बनता है एक इंडियन होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि देश सेवा सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये अमित जी थे, इनकी वीडियो देश भर में बहुत वायरल हुई, क्योंकि इकलौती वही वीडियो थी जिसमें लाइव कैमरे में देखा जा सकता था कि बम फटने के बाद, बम फटने की आवाज, उसके साथ साथ पब्लिक का जो उसमें रिएक्शन था, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही थी। बने रहिए हमारे साथ, लगातार बनेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।